बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक़ आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार सैदाल खान नासिर साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट आज मुंतखब हो गए हैं। सेनेट का हंगामा खेज इजलास आज हुआ, जिसमें नए 41 सेनेटर्स ने अपनी मेंबरशिप का ओथ लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ में है, उनका यह मौक़िफ़ था सेनेटर अली ज़फ़र साहब का कि खैबर पख्तूनख्वा के 11 सेनेटर्स मुंतखब नहीं हुए, उनका इंतखाब नहीं हुआ, लिहाजा हाउस मुकम्मल नहीं है और ये इंतखाब मुलतवी किया जाए। जबकि वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 67 के तहत हाउस की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं, हाउस का मुकम्मल होना या ना होना वो उस जुमरे में नहीं आता। तहम उन्होंने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में 11 सेनेटर्स का इंतखाब नहीं हुआ, उसकी वजह यह कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इजलास नहीं बुलाया और जो 26 अरकान थे मखसूस नशिस्तों पर, उन्होंने अपना हल्फ नहीं लिया। लिहाजा फिर जो हाउस को प्रिजाइड कर रहे थे सेनेटर इसहाक डार साहब, उन्होंने रूलिंग दी और कहा कि इलेक्शन होगा। चूंकि किसी और उम्मीदवार ने कागजात नहीं जमा कराए, लिहाजा बिला मुकाबला दोनों इंतखाब हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये, जैसे मैंने कल भी कहा था, ऑनर हासिल हुआ आज कि वो स्पीकर भी रह चुके हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली के, वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और जो तीसरी आइनी पोजीशन है आज चेयरमैन सेनेट बने। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वो पूरे हाउस के चेयरमैन हैं और इस हाउस और मेंबरान की डिग्निटी और इंटेग्रिटी पे समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने अपने इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया। तो नाजरीन, जो 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ था, आज वो एक तरह से फाइनली कल्मिनेट हो गया, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस भी होने होते हैं। हमने देखा मेंबरान असम्बली, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म, ऐवान सदर में सदर ख़ाब और अब सेनेट इलेक्शन। एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर दूसरा, मुल्की मईशत के हवाले से आज एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 70,000 की जो संगी मील है वो आज 100 इंडेक्स पे अबूर कर लिया, जो एक सिंगुलर बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो माहिरीन है उनकी राय में इसकी बड़ी वजह एक तो निचकारी के हवाले से हतमी पेशरफ्त है, दूसरा जो मार्केट सेंटिमेंट है वो इसलिए पॉजिटिव है कि सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए थे, कल ही वापस आए हैं, कि $5 अरब की सरमायाकारी का जो पहला फेज है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ उनके जो $3 अरब के डिपॉजिट हैं उसको बढ़ा के अब $5 अरब भी कर दिया गया है। आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने भी मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से IMF के साथ जो एक और प्रोग्राम है तवील मुद्दती, उस पर बातचीत का आगाज़ होने जा रहा है। पर उम्मीद है कि मुल्क में जो महंगाई है इसमें कमी आएगी। तो इस हवाले से आज की नशिस्त पे हम मुल्क की सियासत और मईशत पे एक तज्जियाती नशिस्त करेंगे। 3 मुमताज़ शख्सियात आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, इनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं मज़हर अब्बास साहब, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है, बहुत नवाजिश शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। इफ्तिखार अहमद साहब, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ नशिस्त करें डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं और जो हाल ही में वज़ीर आज़म ने क्लाइमेट चेंज की कमेटी तश्कील देने का कहा है उसके आप मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मज़हर अब्बास साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आज सेनेट का सर इलेक्शन हो गया, बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन और सैदाल खान नासिर साहब डिप्टी चेयरमैन बन गए। किस तरह देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा जो इलेक्शन का एक मुख्तलिफ मराइल थे, आज वो एक लिहाज से वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया। योर थॉट्स एंड टेक मज़हर साहब। अगर आप आइन के मुताबिक देखें तो इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस अक्टूबर या नवंबर में हो जाने चाहिए थे, जब अगस्त में असम्बलियाँ ख़त्म हुई थी। उस वक्त जो जवाब दिया गया वो बहुत ही बेमाने सा जवाब था कि जी पैसे नहीं है इसलिए नहीं हुए, चंद महीने बाद पैसे आ गए। तो पहली चीज़ तो वहाँ जो है डाउट है। तो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो आइन की रूह के मुताबिक नहीं था। इलेक्शन में क्या हुआ, किसने क्या इल्ज़ाम लगाया, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं एग्जैक्टली जो आइन के मुताबिक चीज़ होनी चाहिए थी वो बदकिस्मती से नहीं हुई। लेकिन बज़ावे कतल सुप्रीम कोर्ट ने सर डेट रखी थी ना 8 फरवरी की, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व थी, हमारे सदर भी थे, वो डेट तो मुतफिका थी। अरे मेरे भाई, वो तो बाद में रखी थी ना सर। अगस्त में जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी तो कितने दिन में इलेक्शन होना था? 90 डेज में। जी 90 डेज में तो नहीं हुआ ना। 90 डेज में जी हर चीज़ उठा के सुप्रीम कोर्ट पे ही डाल देते हैं बदकिस्मती से। दूसरे ये
सेनेट, उसके बाद जब सेनेट का टेन्योर ख़त्म हुआ, मतलब वो जो 50% सेनेटर्स जी। रिटायर हुए, उसके बाद एक बड़ा गैप आया तकरीबन 3 हफ्ते का या 1 महीने का। उन 3 हफ्ते या 1 महीने में सेनेट गैर फ़ाल रही। ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि सेनेट के होते हुए सेनेट के इलेक्शंस वक्त पर नहीं हुए, जो जिनके 50% सेनेटर्स के इलेक्शन होने थे। उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें जो अपोजिशन थी तहरीक इंसाफ, उसने एक पॉइंट उठाया और उस पॉइंट में उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसके नतीजे में अगर रिज़र्व सीट्स पे आ भी जाते, क्योंकि रिज़र्व सीट्स पे ऑलरेडी उनका एक एतराज़ है अपनी जगह, लेकिन अगर वो इलेक्शंस में जाते तो जाहिर है ज़्यादातर सेनेटर्स उन्हीं के मुंतखब होके आने थे खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल। फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद भी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। अब उसमें अदालत आगे चल के क्या करती है ये हमें देखना है। फिर कई क्या साराइयाँ थी, उसने वो आज जो है दम तोड़ गई। कुछ का ख्याल था अनवारुल हक काकड़ साहब आ जाएंगे, ये सारी। फिर जो सेनेट के सेनेटर्स के इंतखाबात हुए, उसमें भी हमने देखा कि जो लोग कुछ निगरां हुकूमत के थे, जिस तरह फैसल वाडा हैं जी। या अनवारुल हक काकड़ हैं या औरंगज़ेब साहब हैं या मोहसिन नकवी साहब हैं, अब इनका बज़ाहिर ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं था, लेकिन वो मुंतखब हो गए। उन सियासी जमातों के प्रपोज़र भी आ गए, सेकेंडर भी आ गए, जी। लेकिन वो किसी भी जमात का आज तक हिस्सा नहीं है। यानी उनके वोट से वो मुंतखब हुए जिस जमात का वो हिस्सा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो बहुत अच्छे ऑप्टिक्स की तरफ इशारा नहीं करती हमारे यहाँ। हम्म। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस वक्त चीज़ें इस लिहाज से मुकम्मल हो गई हैं। अब हुकूमत आगे कैसे चलती है ये ज़ाहिर है, इट्स टू अर्ली टू से, यस। लेकिन अगले चंद महीने हुकूमत के लिए बड़े टफ होंगे, ओके क्योंकि देखिए जितने भी अच्छे इशारे मिल रहे हैं, सर, उस पर अगर अगर आते हैं, अगर वो आपकी इजाजत हो तो इशारियों पे आते हैं। आपने ऑप्टिक्स की बात की और जो अब तक की बात की, मैं इफ्तिखार अहमद साहब का भी तजिया इस पे शामिल करता हूँ। इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे मोहन हैं आप? अब्बास साहब ने सर जो मेरा सवाल था उनका जवाब तो उन्होंने दिया। मैंने यही कहा कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस था, जो इलेक्शन का प्रोसेस था, वो 8 फरवरी को आगाज हुआ, जनरल इलेक्शंस। उसके बाद फिर ओथ मेम्बरान का, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और अब चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट। उस पर मजहर अब्बास साहब ने अपनी आरा का इजहार किया। उन्होंने कहा उनकी राय के मुताबिक जो स्केड्यूलिंग थी, चाहे वो इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन या सेनेट की हो, वो डिले हुई हैं, जो उन्होंने कहा कि आइन से मुताबिकत नहीं रखता। और कुछ ऐसे सेनेटर्स भी मुंतखब हुए हैं जो जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, वैसे उनके प्रपोजल्स और सेकेंडर्स पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। आप क्या कहेंगे जो आज चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस प्रोसेस का बायकॉट किया? योर थॉट्स इफ्तिखार साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई सियासी जमात ईवान में मौजूद नहीं है। कुछ लोग हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहलाते हैं, समथिंग लाइक दैट। सेनेट में तो पीटीआई कहलाते हैं ना सर? हाँ जी, कोई नहीं, मुझे नहीं पता ना, आई एम नॉट श्योर कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जो जिन्होंने बाइकआउट किया वो अपने आप को क्या क्लेम करते हैं? क्या दो चीज़ें हैं? पीटीआई, सेनेट के अंदर पीटीआई है और सेनेट से बाहर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। ये मामला मेरी समझ में अभी तक आया तय नहीं हो पाया, इसलिए मैं माजरत खा हूँ अगर मेरे इस ऑब्जर्वेशन से किसी का दिल दुख है। देखिए, वो पार्टी जो है वो पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती नहीं। आप देखें, अपोजिशन में उनको जब बैठना था, जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो बेहतरीन मौका था। इतनी ज़्यादा उनकी तादाद थी, बड़ा मुंतखब होके आए थे, उनको चाहिए था असेंबली में बैठते। और जो असेंबली उनके मुखालिफ लोग आए थे जिनको वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं वो प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्लांटेड गवर्नमेंट थी, उस प्लांटेड गवर्नमेंट का मुकाबला करते ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने वो भी हाउस छोड़ दिया, उसका भी बाइकआउट कर दिया, फिर 2 असेंबलियां भी तोड़वा दी। तो मैं उन दोस्तों के बारे में क्या कहूँ, उनकी जो सियासी सोच है उसी नोयत की है कि वो हिस्सा लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं, इलेक्शन में लड़े भी हैं और 190 सीटों का दावा भी कर रहे हैं और हर जगह किस चीज़ का हलफ उठा रहे हैं? आइन का। और उस आइन में एक जगह पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आइनी इदारा है। जो इनके इश्यूज हैं वो उस आइनी इदारे ने हल करने हैं, लेकिन जब इनकी मर्जी आती है ये अपना बाजार में उसको हल करने की कोशिश करते हैं, हमारे टेलीविजन प्रोग्रामों में हल करने की कोशिश करते हैं। और जो जहाँ पे असल जाना है वहाँ पे कोई 28-29 दरखास्तें दी हुई सारी। तो सोचना पड़ेगा कि ये रवैया क्या है। इस रवैये से न सिर्फ वो अपना नुकसान कर रहे हैं
बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है इसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़हर अब्बास साहब का कहना ये है कि ईद उल फितर के बाद जो चंद माह है हुकूमत के लिए टफ होंगे। ज़ाहिर बात है इट्स टू अर्ली टू जज कि क्या सूरत इख्तियार करती है, लेकिन उनका टफ होंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ समेत बाकी जो महमूद खान चकजई साहब हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, उन्होंने एहतजाज का कहा। मौलाना साहब भी नाराज़ हैं। वैसे आज तो वो शामिल थे गिलानी साहब के जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए, उनके वोट पड़े हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको किस तरह का सियासी मंजरनामा नज़र आ रहा है ईद उल फितर के बाद? देखिए भाई, मेरा तो इशू कुछ और है। मुझे कोई तल्लुक नहीं कि कौन क्या बन रहा है और कौन क्या बना। मेरा इशू है कि जो महंगाई मुझे फेस करनी पड़ रही है इसका हल है कि जो भी ये है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या पीटीआई है, इसके पास क्या है। जो बिजली गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है वो 50 साल की सतह पर जा पहुंची है। मुझे क्या ये बता सकते हैं इनके जो लीडर हैं अली मोहम्मद खान और दूसरे कि इनके पास क्या हल है, क्या हल ये तजवीज़ करते हैं? हल ये है कि हम इस इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते। आप अगर इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते तो फिर स्टेज के स्ट्रक्चर को चलाएगा कौन, सारे सिस्टम को कौन चलाएगा? मतलब बातें अगर करनी है हमने कोई पॉजिटिव तो उसके लिए बहुत मौका है, लेकिन मुझे अफसोस है कि पॉजिटिव बात ना इधर से हो रही है ना जो इक़्तिदार में है उधर से हो रही है। दोनों फरीकैन मुझे लगता है कि मुफाहमत की तो बात की थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। क्या की थी? मिसाक मुफाहमत, मिसाक मईशत, अभी जब लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब हुए तो उन्होंने मिसाक मुफाहमत, चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन, तो कहाँ से इब्तिदा होनी चाहिए? मेरे चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन तो इस मुल्क में होगा नहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर एक दफ़ा हुआ था तो उसके नतीजे में जिन्होंने समझा कि उनके खिलाफ हुआ है उन्होंने एक नया नमूना ला के इस मुल्क में दे दिया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दो सियासी पार्टियों के दरमियान अगर जो समझौता अगर है और जो वो चलता रहा तो उसके नतीजे उनके खिलाफ होने थे, खास फरीक के। उस फरीक ने अपनी मर्जी का इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर आपको दे दिया था। मसला ये है कि चार्टर ऑफ जो कहा था इन्होंने इकानमी की बात की वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में की थी जी। तो जवाब क्या आया था आगे से कि मैं चोरों से बात नहीं कर सकता, मैं चोरों के साथ बैठ नहीं सकता। तो भाई उस पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग बैठे थे, सारों को चोर के मुनासिब तो नहीं है। देखिए मेरी बात याद रखिएगा दोस्त, मेरे नजदीक इशू ये है कि रवा माली साल की जो पहली छमाही है इसमें महंगाई जो कहते हैं 28.8% तक गई हुई है। इसको काबू में पाने के लिए मैंने क्या करना नंबर एक। इफ्तिखार भाई आपने बिल्कुल सही, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। हमारे पास इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी है लेकिन मजहर अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले मजहर साहब आपका कमेंट ले लें, फिर मैं तफसील से अब आप भी सुलैरी साहब से जो आपने नुक्ता उठाया उसका जवाब दूंगा। जी मजहर भाई। नहीं अनवार, आपने मेरे हवाले से जो इफ्तिखार साहब से बात की, मैंने तो कहीं भी अपोजिशन का उसमें जिक्र ही नहीं किया था। मैंने तो कहा था कि अगले चंद माह हुकूमत के लिए टफ होंगे। ठीक, वो बजट के हवाले से मैंने बात की। चले सही। और जो साहब मेरे ज़हन में वो तहरीक भी चल रही है ना, वो सड़क की भी गर्म करने वाली पोजीशन की मूवमेंट वगैरह के हवाले से तो बात ही नहीं की थी। ठीक, चलिए सर, पॉइंट टेकन, सही कह रहे हैं सर, आई स्टैंड करेक्टेड। आपने मईशत की आपने भी बात की, इफ्तिखार साहब ने भी बात की। आबिद सुलैरी साहब, आबिद साहब आप क्या कहेंगे? आज तो वैसे वजीर खजाना साहब कह रहे थे कि महंगाई में कमी की तवक्कुआत हैं, IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और सरमायाकारी और तवक्को करना, मेरे दोस्त तवक्को करना और है सर ग्राउंड रियलिटीज और हैं। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि आज फिर बिजली की कीमत महंगी की गई है। दिस इज ए ग्राउंड रियलिटी। यस यू आर राइट। तवक्को करने पे मेरा मसला तय नहीं होता। सही कह रहे हैं। तो लोग तवक्को के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते। सर इस पे जवाब ले लेते हैं। जी आबिद साहब, गो हेड प्लीज। जी देखिए, इस वक्त दो चीज़ें हैं जो कि आने वाले महीनों में महंगाई को डिफाइन कर रही होंगी। एक है आलमी मंडी में तेल की कीमतें, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस वक्त गज़ा की बदकिस्मत सूरत हाल जो अनफोल्ड हो रही है और अभी जो थोड़ा सा वहाँ पर तसादम मज़ीद वसी होता दिखाई दे रहा है ईरान पे की अम्बेसी पे हमले के बाद और ईरान के जो जवाब के बाद। ऑलरेडी जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं पिछले एक महीने में $10 पर बैरल बढ़ गई हैं, $90 पर बैरल को क्रॉस कर गई हैं। और ये चीज़ जो है ये हमेशा पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। जो तेल की कीमत बढ़ेगी यहाँ पे उसी तनासब से तेल की कीमतों में भी, एनर्जी की कीमतों में भी इजाफा होगा और महंगाई में भी इजाफा होगा। दूसरी जो चीज़ जो कि महंगाई को डिटर्मिन करती है वो है मौसमी सूरत हाल और स्पेशली मानसून। अभी माशाल्लाह से गंदम की फसल जो है बहुत अच्छी हुई है, वो कटाई पे है। अब देखना यह है कि मौसम जो है वो कुदरत कितनी मेहरबान रहती है। क्या खुदा न खास्ता हमेशा की तरह जब भी ऐन मौके पे जब गंदम की फसल
पंजाब में काटनी होती है और बारिशें और तूफान आंधी तूफान का सिलसिला शुरू होता है, कुछ उस तरह की चीज़ तो नहीं आ जाएगी। या जुलाई अगस्त में आपके पास जो मॉनसून है वो कैसी रहेगी। तो ये दो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इस वक्त खाने पीने की चीज़ें और एनर्जी की कीमतें जो कि हुकूमत के हर जो इनिशिएटिव है उसको कामयाब या नाकाम बनाने में एक नुमाया रोल जो है वो प्ले करेंगी। उसके अलावा जब हम देखते हैं तो जाहिर है कि IMF के प्रोग्राम में जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर नहीं जाते या इसमें डिले होता है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान उसी सूरत हाल में पहुँच जाएगा जैसे जून 2023 में था, दिवालिया होने के करीब था अगर। और IMF का प्रोग्राम इस बजट से पहले नहीं मिलेगा। ये वाला प्रोग्राम जो है ये 12 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। अगले प्रोग्राम के मुज़ाकरात जो हैं IMF की तरफ से जो एक अनसेट कंडीशन है वो चाह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत बजट में कुछ ऐसी कमिटमेंट जो कि हुकूमत कर रही होती है IMF प्रोग्राम से पहले उनको बजट में फ़िनांस बिल का हिस्सा बनाए, उसको मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर करे। और अब चूँकि हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी है ऐवान में तो इसलिए किसी किस्म का उसमें वो आपको कदोगन से काम हुकूमत नहीं ले सकती। जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉलिटिकल फैक्टर आएगा वो ये होगा कि KP के साथ KP हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत का ताल्लुक़ कैसा है। चूँकि IMF प्रोग्राम में जाने से पहले सूबाई हुकूमतों से एक अंडरटेकिंग लेना होता है कि वो एक ख़ास हद से ज़्यादा खसारा नहीं करेंगे बजट में। और ये वही अंडरटेकिंग है जिस पे शौकत तरीन साहब की ऑडियो कॉल लीक हुई थी खुसरो मुख्तार साहब के साथ उनकी जो गुफ्तगू मोहसिन लगारी साहब थे और तैमूर झगड़ा साहब जी। और उससे पहले भी एक जो पंजाब में भी एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी शौकत तरीन साहब की भी। तो वो इस वक्त देखना होगा कि वफाक जो है वो KP हुकूमत के साथ उनके कंसर्न को कैसे एड्रेस करती है। मेरा ख्याल में KP हुकूमत का एक जो बड़ा होगा रैशनल डिमांड वो ये है कि चूँकि अब फाटा जो है वो मर्ज होकर KP के साथ आ गया तो वो NFC में जो फाटा के लिए जो फंड्स रखे जाते थे वो अब KP हुकूमत को दिए जाएं। और वो ये भी कह रहे हैं 1500 अरब का उनका कोई मेरे ख्याल में बकाया जात हैं। वो रॉयल्टी के भी हाइडर रॉयल्टी के भी अमीन पेडापुर साहब को मैंने सुना वो शायद वो नहीं दे पाएगी वफाकी हुकूमत फौरी तौर पे। लेकिन जो ये जो बातें सारी सुन रहा हूँ मेरे का हाल तो नहीं है। ये तो आप एक इक़्तिसादी सूरत हाल से जो आपके नज़दीक है उसको आप शेयर कर रहे हैं अपने देखने वालों से। मेरा इशू ये है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मेरा सवाल है कि गंदम जो मैं आपका ये रेट आपने मुकर्रर किया है क्या आप गंदम के इस रेट को सस्टेन कर सकती हैं कि यहाँ पे ऐसी गवर्नेंस मौजूद है कि ये मामला को चले। क्या पाकिस्तान में ऐसी गवर्नेंस मौजूद है हर जगह पे हर सूबे में वफाक में भी जो मुल्क की कवानीन जो ज़राअत से मुतल्लिक हैं, जो तलीम से मुतल्लिक हैं, सेहत से मुतल्लिक हैं, ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक हैं, उस अमल करवाने की सलाहियत रखती ही नहीं रखती। मुझे तो ये इशू है। नहीं आपकी सही बात है। ये कैपेसिटी इश्यूज इस वक्त जो एक बड़ी अहम चीज़ है डायनामिक वो ये है कि चारों सूबों में 4 मुख्तलिफ हुकूमतें हैं और मेरा ख्याल है कि उनको एक पॉजिटिव जो एक कंपटीशन है वो भी उनको करना पड़ेगा। ये बात सही आपकी क्योंकि इस वक्त सिर्फ परफॉर्मेंस जो है सूबाई हुकूमतों में वो अहम होगी। PTI बहुत अरसा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत है KP में जाहिर है कि वो मुज़ाहमती रवैया बहुत अरसा KP के मामला चलाने के लिए नहीं रख सकेगी। उसको KP में डिलीवर करना होगा। पंजाब को दिखाना होगा कि वो KP से बेहतर डिलीवर कर रहा है। सिंध को जो एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी को मौका मिला है तो सिंध को भी वहाँ पे परफॉर्म करना है। तो कुछ कंपल्शंस आ रही हैं इस वक्त सूबाई हुकूमतों पे डिलीवर करने के लिए जिसमें ना डिलीवर करने वाला फौरी तौर पे हाईलाइट भी होगा और उसको जाहिर है कि मीडिया के जरिए और बाकी जो है स्क्रूटनी में रहेंगे, लाइमलाइट में रहेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे बाद आएंगे तो मज़हर अब्बास के इकोनॉमी के वाले से बात करते हैं। मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी बात की, उस हवाले से भी बात करेंगे, दीगर नुकात भी उठाएंगे। जो इफ्तिखार साहब के बड़े अहम नुकता है कि जो पब्लिक के हवाले से इशूज़ हैं चाहे वो तालीम, सेहत और महंगाई के उनके हल के लिए सियासत और सियासतदानों की तरजीहात में ये हैं या हमें अभी भी सियासत जो है वो पावर पॉलिटिक्स के गिर्द घूमती नजर आ रही। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, लौट के आते हमारे साथ रही।
नाजरीन, इस वक्त मैं ज़ीरो लाइन में मौजूद हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पे। जवान है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। उन सबको अपना अपना मकसद पता है कि वो सारे एक बड़े मकसद के लिए इधर मौजूद हैं, अपने मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए। जैसे ही हम कलमा शहादत पढ़ लेते हैं, जैसे ही हम वर्दी पहन लेते हैं, तो ये फीलिंग्स, ये मुल्क के लिए जज्बा जो है बाकी सारे जज्बात को जो है ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देता है। ईद स्पेंड करते हैं, सवैयाँ खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पकान बनवा के खाते हैं। रात को हम तबला परात भी बजाते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है यहाँ पे। सरहद पे मौजूद हैं और आप लोगों की वजह से हम महफूज हैं। पहले मुल्क है तो फिर घर वाले भी हैं। अगर मुल्क पे हम खड़े हैं तो आप लोग सुकून से ईद गुजार रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क की सियासत और मईशत। मज़हर अब्बास साहब, सर आप भी गुफ्तगू सुनी, आप भी पहले स्पेल में कह रहे थे कि जहाँ तक मुआशी इशारियों की बात है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तो सर 70,000 का जो इंडेक्स है, 100 इंडेक्स, वो क्रॉस किया है। मार्केट में एक पॉजिटिविटी है, इसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है और आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल पोजीशनिंग है सियासी जमातों की, चाहे वो इक्तिदार में या इख्तलाफ में है, वो ये जो महंगाई और दीगर मुआशी और अवामी इशूज हैं, इनकी तरफ उनकी तवज्जो है, डिलीवरी की तरफ है, क्योंकि अब ये हुकूमत में शराकतदार भी हैं तीनों बड़ी सियासी जमातें। देखिए हमारी जितनी भी बड़ी सियासी जमातें, इनका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये निचली सतह तक इख्तियारात देने के हक में ही नहीं है, ना ये देने को तैयार हैं। ये जितने इशूज़ हैं, इनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़ से है, और हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स को कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इख्तियारात देने को तैयार ही नहीं होती। ये जो जितने सवालात हैं, इन सवालात का बहुत, चाहे गवर्नेंस का ताल्लुक हो, पानी का ताल्लुक हो, ये सारे इख्तियारात आप लोकल बॉडीज़ को दें, उनको एम्पावर करें। 18वीं तरमीम के शादियाने बजाए जाते हैं, लेकिन अगर आप, मैं सिंध की बात कर सकता हूँ, सिंध में जो है वो निचली सतह तक या कहीं भी, मेरा ख्याल है चारों सूबों में यही मसला है। 18वीं तरमीम क्या थी कि विफाक से सूबे, सूबे से निचली सतह तक, लेकिन विफाक से सूबों में आके फुल स्टॉप हो जाता है, निचली सतह तक इख्तियार देने को तैयार ही नहीं है कोई। फिर यहाँ सिंध में जब से 18वीं तरमीम आई है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का नहीं होता, बाकी सब जगहों पे होते हैं, यहाँ कोई करने को तैयार नहीं है इसमें। दूसरी गवर्नेंस, जैसे इफ्तिखार साहब ने भी बात की, जो ज़ुबैरी, गवर्नेंस का ताल्लुक बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इंतहाई पॉलिटिसाइज है और इंतहाई करप्ट है। आपकी महंगाई का बहुत सा तनासुब नीचे आ सकता है अगर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, अच्छी गवर्नेंस हो। उसको कायम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो ये जितनी भी बॉडीज़ होती हैं, चाहे ड्रग्स इंस्पेक्टर्स ले लें, फूड इंस्पेक्टर्स ले लें, ये सब इनकी कन्वेंस से होती है चीज़ें। जो अगर 10% चीज़ महंगी हुई है तो ये 20-30% महंगी कर देते हैं। इसी तरह दवाओं का आप ले लें, तो ये वो चीज़ है, ये वो ताल्लुक है जिससे बराए रास्त एक आम आदमी इफेक्ट होता है, और इसको कोई करने को तैयार नहीं है। तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसमें नाकाम रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट्स नाकाम रही हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें नाकाम रही हैं। तो सर अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बहुत सी महंगाई अगर बेहतर तौर पे मैनेज किया जाए, कीमतों को देखा जाए, ओवरसी किया जाए, तो रोज़ अफजू इनमें इजाफा ना हो। हमारे सर जो चाहे वो मीडिया का भी फोकस है, इन इश्यूज़ पे आप समझते हैं ज़्यादा होना चाहिए, या जो पावर पॉलिटिक्स के घिर बातें घूम रही हैं उस पर ही ज़्यादातर फोकस रहता है, ताकि क्योंकि एज ए फोर्थ पिलर, एज एन आईज एंड ईयर्स ऑफ सोसाइटी, अगर जैसे आपने कहा एक नाकामी है, तो उस इज्तिमाई नाकामी में फिर आप समझते हैं कि मीडिया का भी उतना ही हाथ है? जी बिल्कुल, मीडिया का फोकस हमारे यहाँ जो है सिर्फ पॉलिटिक्स बिकती है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स सेल, मीडिया भी वही, वो पॉलिटिक्स के अलावा दूसरे इश्यूज पे ना डॉक्यूमेंट्रीज आपको किसी माफ़ कीजिएगा, किसी चैनल पे नज़र आएंगी, ना इस तरह के इश्यूज जो हैं मैक्सिमम, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि क्राइम के जो इंसिडेंट्स हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, बड़े इश्यूज हैं, लेकिन सिर्फ ये इश्यूज नहीं हैं।
आपने हमारे यहाँ उस तरह की आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं नज़र आएंगी कि भाई अगर इस मुल्क में 2.25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उसके क्या रीजंस हैं। यस, हमारे यहाँ अगर सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है तो उसके क्या रीजंस हैं। तो हमारे यहाँ ये मीडिया की प्रायोरिटीज़ नहीं है। मीडिया की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो लिंक करती हैं रेटिंग सिस्टम से, वो लिंक करती हैं उन इशूज़ से जो हॉट इशूज़ हों, यानी हॉट इशूज़ उनके लिहाज से कि और यही हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी अपना माइंड ये बना लिया है। अगर आप संजीदगी से किसी इशूज़ पे शो करें तो मालिक की तरफ से फ़ौरन आपको ये आ जाता है कि भाई इस शो की रेटिंग नहीं आ रही, ठीक है, इसको चेंज करें, इसे थोड़ा सा जूसी स्टफ लाएं। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बुरा असर डाला है। डिजिटल मीडिया इज़ फ्री फॉर ऑल, उसको रेगुलेट करने जाते हैं तो हम रेगुलेट करने के बजाय उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर देते हैं। आप देख लें कि पिछले 2 महीने से ट्विटर या एक्स पर पाबंदी लगाई हुई है, जैसे उस पर पाबंदी से सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये जो हमारा माइंडसेट है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। जब तक ये चीज़ें हम नहीं तब्दील करेंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ्तिखार साहब, आपने कहा था कि आपका दिलचस्पी मेरे समेत इसमें है कि मामलात का हल निकले, तशखीस नहीं। आज अभी एजुकेशन की बात की मज़हर भाई ने, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब दानिश स्कूल इस्लामाबाद में फंक्शन था तो उन्होंने यही कहा कि, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि एजुकेशन इमरजेंसी का नफाज जो है उसको लागू किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके नज़दीक आपने सियासी जमातों को बड़ा क्लोजली देखा है, इनके पास हल है पाकिस्तान के सुलगते हुए मसाइल का? लाइन ऑफ एक्शन इनके पास मौजूद है कि कैसे इनको टैकल किया जाए? इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब से हम राब्ते में हैं। चलिए, जब तक आप दोबारा राब्ता कीजिएगा, मैं ये सवाल आबिद साहब के सामने रखूंगा क्योंकि इनका इदारा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट बहुत रिसर्च भी करता है। सर, हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके पास पाकिस्तान के मसाइल का कोई रोड मैप है कि कैसे हल किया जाएगा? अनवार, अगर एक स्टेप मैं आपको पीछे ले जाऊँ, इलेक्शन के बाद कोई भी जमात हुकूमत में आती या कोई भी और कोलिशन हुकूमत में आता किसी और फॉर्म में, तो उनके पास कोई मैजिक वॉन्ड था इस वक्त इस मईशत को आगे लेके जाने का? तो सबका एक ही काम होता और वो ये था कि फौरी तौर पे IMF का अगला प्रोग्राम जो है वो निगोशिएट किया जाए। तो बदकिस्मती से मुआशी हालात जो है वो ना रातों रात ख़राब होते हैं और ना ही उनको रातों रात दुरुस्त किया जा सकता है। हुकूमत चेंज हो जाने से, वज़ीर ख़जाना चेंज हो जाने से, या ये जो हम बाकी तब्दीलियाँ आती हैं हुकूमतों में, जब तक आपके फंडामेंटल्स इकॉनमी के तब्दील नहीं होते, ये शायद शॉर्टकट जो है वो जो हम तलाश करने की कोशिश करते हैं वो नहीं निकलते। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपके पास एक ही रास्ता है, और रास्ता यही है कि अगले साल आपको $25 अरब देना है, उससे अगले साल फिर $25 अरब देना है, उससे अगले साल फिर $25 अरब। सर, ये जो मसाइल है, मैं टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन जैसे मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं महंगाई का बेहतर मैकेनिज्म, ड्रग इंस्पेक्टर का अपना ड्यूटी अंजाम देना, देखिए उन मसाइल के लिए जो टैक्स टू GDP में इजाफा, IMF तो नहीं रोकता ना। देखिए, अब टैक्स टू GDP में इजाफे में अभी रिटेलर आएंगे ना, तो अभी जब उन पे ₹1250 टैक्स लगेगा, आप देखिएगा, लग गया ना यकम अप्रैल से। तो अब आप देखिएगा कि यानी वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, अभी तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। तो अभी आप देखिएगा कि कैसे लोग जो है रमज़ान के बाद वो कोशिश करेंगे हुकूमत को ब्लैकमेल करने की, प्रेशराइज करने की। हमें पता है कि PIA के पास 2 दर्जन से कम जहाज़ हैं, 511 से ज़्यादा पायलट हैं 2 दर्जन जहाज़ चलाने के लिए। 511 पायलट। लुक एट द प्रोपोर्शन। तो अभी जब आप उसको थोड़ा सा इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, बल्कि जिस पार्टी ने भी की, सारी पार्टियां जो हैं इस वक्त, खा वो अपोजिशन में है खा वो हुकूमत में है, अपने अपने दौरे हुकूमत में सब ने उनको दुरुस्त करने की कोशिश की और सब ने अपोजिशन में उसकी मुखालफत की। स्टील मिल को करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे मुखालफत। लेकिन अब PIA के हवाले से तो मेरे ख्याल में काफ़ी ग्राउंड अचीव हो गया है। लेकिन PIA का क्या आपका ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो उस पर बाहर नहीं आएगी या जमात इस्लामी उस पर बात नहीं करेगी? इसी तरीके से जब हम जो इस वक्त आपका बिस्प का बजट है 470 रुपये का, बिस्प का 470 अरब रुपये का बिस्प का बजट है टोटल, और इतने ही इस वक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं बिजली के, जो बिजली चोरी होती है या जो बिजली ट्रांसमिशन में जिसका नुकसान होता है। जब आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों के, लेकिन फिर उसके लिए पॉलिटिकल विल तो होनी चाहिए ना। आपने खुद का अगर पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी तो सियासी अज़म का इज़हार करें, तो यही कह रहा हूँ ना, कर डालें। तो अब इनको ये करना पड़ेगा, और अगर यहाँ से पैसे निकलेंगे तो फिर आप टारगेटेड सब्सिडीज दे सकेंगे। तो ये जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब की जो फिर आप एजुकेशन पे लगाएंगे, उनकी जो ऑप्टिमिज्म है कि महंगाई आने वाले दिनों में कम होगी, वो किस पे फिर बेस कर रहा है? देखिए, मैं इफ्तिखार भाई के उस जो है कमेंट उससे एग्री करता हूँ कि तवक्को तो
रखी जानी चाहिए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि चूँकि एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, चूँकि टैक्सेशन जो है उसमें इजाफा होगा, चूँकि IMF के तहत फिस्कल कंसोलिडेशन जो है उसके लिए हुकूमत को कुछ टफ मेजर लेना पड़ेंगे। तो ये जो कह रहे थे मज़र कह रहे थे कि आने वाले जो 6 महीने हैं ये अवाम और हुकूमत दोनों के लिए मुश्किल होंगे। हुकूमत के लिए इसलिए मुश्किल होंगे कि ज़ाहिर है कि कितने वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई है, उसके पास कोई जवाब नहीं ये सारी चीज़ें ना करने का, और आवाम के लिए इसलिए मुश्किल होंगे कि टारगेटेड सब्सिडीज़ के बगैर जो आपका मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास इससे इफेक्ट होगी बहुत ज़्यादा। टारगेटेड सब्सिडी वो बहुत इफेक्ट हो रहा है। मैं इफ्तिखार साहब आप हैं हमारे साथ सर? इफ्तिखार साहब से मेरे ख्याल में हमारा राब्ता नहीं। मज़र अब्बास साहब सर, इसमें जब आप इफ्तिखार साहब आवाज़ आ रही है सर मेरी? आपकी आवाज़ आ रही है? आप फिर मज़र साहब से कोई सवाल कर रहे हैं? नहीं सर, मेरी पहले आपकी आवाज़ नहीं आती सर, मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, आपने डिबेट सुन रहे हैं, यही बात सामने आ रही है। आपसे मैंने सवाल ये रखा था कि क्या आपने सियासी जमातों को बड़े करीब से देखा है, इनके पास पॉलिटिकल विल और प्लान ऑफ एक्शन है जो पाकिस्तान के मसाइल है जिनका आपने भी अहाता किया उसके हल की जानिब? मौजूदा सियासी जमातों के पास वो विल ही नहीं है, वो विश ही नहीं है, वो उनकी कमिटमेंट ही नहीं है, उनका विजन ही नहीं। फिर ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज एट द लेवल ऑफ द यूनियन काउंसिल। पाकिस्तान में 7-8 हज़ार यूनियन काउंसिल है। ये जो अपने शर्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको शर्त ये लगानी चाहिए कि संजीदा है हम कि भाई मैं तो उस सियासी पार्टी को रजिस्टर करूंगा कम से कम वो इतने 100 या इतने हज़ार यूनियन काउंसिलों में बाकायदा मौजूद हो। एक दूसरी बात यह है कि जनाब आप मुकामी हुकूमतों का जो अख्तियार है वो दें अवाम को, एक नई लीडरशिप को इमर्ज होने दें। ये जो खरबों रुपया आप इदारों के जरिए खर्च करवा रहे हैं कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी इतने खर्च कर देगी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इतना खर्च कर देगी, लाहौर PHA इतना खर्च कर देगा, इनसे ये छीने इख्तियार, ये इख्तियार दें उन लोगों को जो मुकामी सतह पे मुंतखब भी हों। अब मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से कमेटियां बनाई जा रही हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उन तमाम कमेटियों में MPs हैं और उन एक ही खास सोच के रखने वाले हैं। और एक मैंने कहा एक जमात का शालकोट से इसका तल्लुक है, उसको उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। तो भाई वो तुम्हारा मुखालिफ जरूर होगा लेकिन वो लोगों की नुमाइंदगी करता ही नहीं करता। ठीक बात। अगर ये तरीकाकार है तो इस तरीकाकार से एक बात वाज़ेह होती है कि ये कोई संजीदा रवैया नहीं है। और आप मुझे बताएं कि पिछले 10 साल में कौन सा ऐसा बुनियादी फैसला हुआ जिसका हमें फायदा हुआ? ये कहते हैं कि बेनजीर इनकम प्रोग्राम जो है एक ऐसी चीज है कि जो हमने कर दी। भाई वो भी आपने गैर मुल्की दबाव के तहत की, वो भी आपके पास शराइत लगी तो आपने की। मुझे बताया कि आपने ज़राअत के लिए क्या किया, आपने गुर्बत के खात्मे के लिए क्या किया। भाई चलो गुर्बत के खात्मे कोई चैलेंज समझ लें सारी पार्टियां और ओन करें मेरे सामने कि एक पार्टी कहे कि जी इतना तो मैं गुर्बत खत्म करूंगी अपने सूबे में इतने फीसद, एक दूसरी पार्टी कहे ये मुकाबला ये होना चाहिए, लेकिन ये मुकाबला करने को तैयार ही नहीं है इश्यूज पे, और ना ये संजीदा है, बिल्कुल संजीदा नहीं है। दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज नाउ। और किसके पास क्या नजरिया है? पहले तो सियासी जमातों के पास 80s तक तो नजरिया हमने भी देखा, सुना भी और उसको अमल होते भी देखा। आज किसी के पास क्या नजरिया जी? ठीक। मज़र अब्बास साहब सर, आप ये जो बात इफ्तिखार साहब भी कर रहे हैं और एक तरह से आबिद साहब ने भी की कि आप जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो पावर में हैं, क्या अब मुकाबला होना चाहिए? चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, सरफराज बुगटी साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, जाहिर बात है PMLN की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है। किस तरह डिफाइन करेंगे आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट्स हैं वो आपको क्या नजर आ रहा है, उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन आपको आने वाले दिनों में नजर आ रहा है? क्या सियासत ज्यादा गर्म होगी, सड़क ज्यादा गर्म होगी, या आपको कारकर्दगी के लिए के दरमियान मुकाबला नजर आएगा? नहीं, वही जो इफ्तिखार साहब ने मेरी बात को आगे बढ़ाया है कि जब तक आप मकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं देंगे, पॉलिटिकल फ्रीडम, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए हुकूमतें और जो चीफ मिनिस्टर के लेवल पे या असम्बलियाँ हैं या MNAs और MPs हैं, इनका काम प्योरली कानून साजी होता है, इनका काम सड़कें बनवाना नहीं होता। इनके डेवलपमेंट फंड्स जो है, इमरान खान भी कहा करते थे डेवलपमेंट फंड नहीं होना चाहिए, फिर उन्होंने भी देने शुरू कर दिए। इन सारी हुकूमतों का, इन सारी सियासी जमातों का इनके अपने मंशूर में भी होता है। इनसे आप बात करें, कहते भी हैं, लेकिन जैसे अभी इफ्तिखार साहब भी बात कर रहे थे, भाई आप कमेटियां बना रहे हैं, आप इख्तियारात नहीं देने को तैयार।
सारी चीज़ें MPs और MNAs अपने हाथ में कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप पुलिस रिफॉर्म्स देख लें, आप एक अच्छा कानून बना था पुलिस ऑर्डर 2002, उनको तमाम तर साजिश करके उसको ख़त्म वो कर दिया गया। आज भी अगर आप उसका ड्राफ्ट उठा के पढ़ें तो वो सिटीजन्स को इन्वॉल्व करता है, पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाता है। चारों सूबों में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम्स की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हम पुलिस रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं है। चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पुलिस रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं है। वो अपने मतलब के SHOs, SPs, DIG, IGs लगाना चाहते हैं। पोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस हो गई है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी हो गई है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो गई है। ऐसे में आप कहाँ से लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे? सबको जो अफसरान हैं वो तलाश करते हैं, किसी MPA को तलाश करते हैं, किसी MNA को तलाश करते हैं। वो कानून वही उनको प्रोटेक्ट करता है, वही उनके कमीशन सेट करता है। तो ऐसे में चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें स्टैंड स्टिल रहेंगी। और अगर हम ये फैक्ट्स फिगर्स में चले जाएंगे तो हमें बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जाएंगे कि जी बस 6 महीने टफ हैं, इसमें ज़रा आप अपना जो है बर्डन बर्दाश्त कर लें। पाकिस्तान के लोग 75 साल से सिर्फ ये बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने अभी ज़ुबैरी साहब PIA रेल की प्राइवेटाइजेशन की बात कह रहे थे। जहां पॉलिटिसाइजेशन है वहां मैसिव करप्शन है। रीजंस जी, रेलवे उठा लें, पाकिस्तान स्टील उठा लें, PIA उठा लें। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जी, जी। अब पेशावर का जो मेयर है जी, उसको ना तो ये कोई उसके अफसर उसको दे रहे हैं उसकी चॉइस के, ना फंड दे रहे हैं ना पावर दे रहे हैं। और ये वो जमात कर रही है जो जमात पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की दाई है और जमहूरी हकूक की दाई है और अपनी कुर्बानियों का हर वक्त तस्करा करती रहती है। अब देखें ना, ये एक टेस्ट केस आया है, तो मीडिया को भी तो ये टेस्ट केस लेना चाहिए ना। मीडिया भी सारा दिन अजीब किस्म की कहानियां चलाता रहता है, अफसाने लगते हैं बात पर। तो मुझे समझाया जा रहा है सुबह से कि हमने यार ये क्रॉस कर लिया, उस स्टॉक एक्सचेंज में पता नहीं 70,000 पहुंच गए। जी, 70,000। उस 70,000 का मुझे क्या फायदा है? कोई माहिर मुझे ये तो बताया, क्या आज 70,000 में पहुंचने से क्या मेरे जो लोग 1 करोड़ गए हैं खर्चा गुर्बत से नीचे पिछले महीनों में, उनमें से कोई 1,00,000-1,15,00,000 को फायदा हुआ? इस सर, वो 70,000 आपकी का इकोनॉमी की डायरेक्शन तो दिखाते हैं ना, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। मेरे दोस्त डायरेक्शन 2 किस्म की है। यहाँ पे 2 इकोनॉमीज हैं। एक इकोनॉमी है सरमायादारों को फायदा पहुंचाने की, और एक इकोनॉमी है मुझे गरीब को जो टैक्स लगा के तबाह करने की, जिसके ऊपर आज फिर मुझे बिजली का बिल जो है पढ़ लिया मैंने कि मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। दे आर 2 इकोनॉमीज, बस एक ही बात है। और हकीकत ये है, मुझे तो उस इकोनॉमी कोई बेहतरी काम में आएगी ना जो मुझे फैसिलिटेट करे, मेरा पेट्रोल की कीमत कम कर दे। वो कहते हैं, मेरे दोस्त ने कहा वो पेट्रोल की कीमतें तो कम हो नहीं सकती क्योंकि दुनिया में हालात बहुत खराब है, तो बस आप इसी तनख्वाह पे काम करते हैं। चले जी, मान लेता हूँ। लेकिन ये जो मार्केट की इकोनॉमी है, जो सब्जियों के रेट हैं, जो ये दालों के रेट हैं, जो ये फलों के रेट हैं, इसके लिए भी कोई हमें गैर मुल्की इमदाद चाहिए। हाँ, नहीं, ये तो मैंने इनसे कहा, इसके लिए तो कतई तौर पे नहीं चाहिए, तो हमारी अपनी ये विल होनी मजाक चाहिए। तो नहीं है कि मैं एक काश्तकार के तौर पर चीज उगाता हूँ, मंडी में लेके जाता हूँ, मंडी में मुझे वो पैसे नहीं मिलते, और वही चीज जो मैंने उगाई होती है अपने बाजार में खरीदता हूँ तो 3 गुना और 4 गुना ज्यादा कीमत पे खरीदता हूँ। भाई आप इजाजत दें अपना मंडियों में माल लाने की, अपने शहरों में नहीं। काश्तकारों को पहला स्टेप में तो काश्तकारों को अपनी चीजें शहरों में लाके फरोख्त करने की इजाजत दें। मैं देखता हूँ कीमतें कम होती हैं नहीं होती हैं, ये तो गलत है। वी आर नॉट सीरियस। क्यों जी, आप आबिद साहब ये जो बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, और दूसरा उन्होंने कहा ये जो 70,000 का इंडेक्स क्रॉस किया है, तो आप बताइएगा ये किस चीज़ का लिटमस टेस्ट होता है? अनवर, स्टॉक एक्सचेंज पे आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम उसके उतार चढ़ाव पे बात करता हूँ, क्योंकि इफ्तिखार साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ। वो शायद आपको उस तरीके से मईशत की जो है सेहत उसके बारे में नहीं बताता, वो इन्वेस्टर के एतमाद को बताता। और इन्वेस्टर हमें पता है कि 5-7 इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में, या आपके पास कुछ जो गैर मुल्की सरमायाकारी आती है जॉइंट वेंचर की शक्ल में, अदरवाइज़ उस तरीके के इन्वेस्टर आपके पास यहाँ पे नहीं है। इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट और उसको हॉट मनी हम कहेंगे कि चूँकि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट उसके मुकाबले में अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी आपको उस तरह की होती हुई हॉट मनी आती हुई नज़र आएगी। जो
रही बात इस वक्त होर्डिंग की और जो नाजायज़ मुनाफाखोरी की जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे हैं, उसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा यानी इसको सियासी जमातों को और हुकूमतों को तो जो है बिल्कुल बरी नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा सा कंज्यूमर जो हैं उनके रवैयों को भी चैलेंज किया जाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना होगा। अगर मैं देखता हूँ इस्लामाबाद में बैठा हुआ कि मेरे सेक्टर में एक चीज़ महंगी है, तो मैं क्यों थोड़ा सा 2 किलोमीटर और गाड़ी आगे चला के उसको मैं उस सेक्टर से लेने की कोशिश नहीं करूंगा यहाँ पे कि उसका रेट जो है माकूल है, या मैं उसको पीर बधाई की तरफ जाके वहाँ से ख़रीदने की कोशिश क्यों नहीं करूँगा। तो मेरे अपने रवैये हैं जो कि इनकरेज करते हैं होर्डिंग को, कि अगर मैं समझता हूँ कि मेरे सेक्टर में प्याज बहुत महंगा है, मेरा सवाल ये है कि क्या जो काश्तकार है उसको अपनी इजलास काश्तकार को अपनी इजलास बराह रास्त लाके शहरों में बेचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? ये वो कह रहे हैं ये होनी चाहिए। ये जो मंडियों का माफिया है, ये सिर्फ एक मंडियों का माफिया है, होता है ये आदत का माफिया, इसको खत्म करो तो हमें कुछ चीजें सस्ती मिलेगी ना। की जो क्रॉप है जो थोड़ी सी पेरिशेबल नहीं है वो हो सकता है, तो उसमें बाकी के लिए नहीं हो सकता। अब देखें ना कि एक मेरे पास टमाटर है और अगर मेरे पास यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, यानी इफ्तिखार साहब की तजवीज़ बहुत मुनासिब है, लेकिन उसके लिए फिर जो हुकूमतें हैं, मुकामी हुकूमतें या सूबाई हुकूमतें, वो कोई ना कोई उनको प्लेटफॉर्म या कोई जगह तो देनी पड़ेगी यहाँ पे इलाके में उसको बेच सकूं। सर देनी चाहिए, लेकिन जो जगह जो उसके लिए मार्केट कमेटियां बनाई गई थी वो तो माफिया बन गए, उन्होंने तो वो खाद उतार के रख दिया काश्तकार की। सही कह रहे हैं सर। अब ये असल में ये जो जिसे कहते हैं ना वो इस्लाह अवाल जो है उसका कोई ना कोई नुक्ता आगाज जरूर होना चाहिए। इसको मैं यूं कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि आज सेनेट के इलेक्शन होने के बाद उसको हम तस्लीम करें या ना करें, मुझे वो एबा के एक पुराने गाने का लिरिक वो याद आता है, द विनर टेक्स इट ऑल। और वो जैसे भी वो विक्ट्री होती है उसके बाद आप ये तो उस पर तनकीद करते रहते हैं, लेकिन विनर इज़ विनर। तो इस वक्त जो विनर है उसके हुकूमत का सेटअप आज मुकम्मल हुआ। मेरा ख्याल है कि हमें हम दोनों मेहमानों की जो भी तजावीज़ है मेरे समेत आपके फोरम के ज़रिए हुकूमत के आगे रखनी चाहिए, चूँकि आज से हुकूमत का कानून साजी का काम स्टार्ट होता है जो फरवरी में शुरू हुआ था, और यकीनन हम चाहेंगे कि ये जो शुरू वाले चंद महीने हैं उसमें हुकूमतें कुछ करके दिखाएं, खा वो सूबाई हुकूमतें हैं या वो आपकी वफाकी हुकूमतें हैं, वो करके दिखाएं। जाहिर है कि इस वक्त वो उनके पास पावर है, इख्तियार है, और लोगों की तवक्कुआत भी यही है। मेरा वक्त खत्म हुआ जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मज़हर अब्बास साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, आबिद साहब, आप सबको पेश की ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ईद उल फितर जहाँ खुशियों का हमेशा एक पैगाम लेकर आते हैं, वहाँ पाकिस्तान के हालात में बेहतरी के इम्कानात की नवीद भी हमें सुनाती दिखाई दे। प्रोग्राम सचते में नशिस्त कैसे लगी अपना फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पर। आपसे इजाज़त देंगे। अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ की बरकतें और जो इसके फ़ज़ाइल हैं वो पूरी पाकिस्तान कौम पर निछावर हों और पाकिस्तान में बेहतरी की जो इम्कानात है वो आगे बढ़ें। ईद शो भी हमारा इंशाल्लाह आएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। मेरी जानिब से, अब प्रोग्राम सचते की जानिब से अल्लाह नेगेबान।